नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं को गुड मॉर्निंग, गुड विशेष आप सभी के लिए। और आप सभी को पता होगा कि आपके जो क्लास हैं जो सामाजिक अध्ययन के हैं वह मैंने चला दिया है और करीब यह 21वें नंबर का क्लास है 21, और जिसमें हम लोग अभी तक करीब बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया है। पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी उठाया हुआ है, आपके जो कि सारे एग्जाम लगे हुए हैं केवीएस के, सुपर टेट के, जो अन्य एग्जाम हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। और यह मत समझिएगा कि केवीएस का एग्जाम है तो बहुत ही हल्का फुल्का सारी चीज़ें पूछ लेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़े से टफेस्ट हो गए हैं, टफ लेवल हो गया है, तो आपको बहुत डीपली भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी यह चीज़ें। क्योंकि अभी मैं कुछ ही टाइम बाद मैथ का भी क्लास स्टार्ट करूँगा 1 से 2 दिन में, तो वह 12 साढ़े 12 बजे मैं दोपहर में लगाया करूँगा। अब जो आपका साइंस का क्लास है वह आता है, मैं कम्युनिटी में एक लगा दूंगा तीनों क्लासों का शेड्यूल जो 4 क्लास में लगाने वाला हूँ। एक क्लास यह जो सुबह बिल्कुल आता है 7 से 8, मान लीजिए 8 बजे ही आया करेगा आज से, अब है ना, आज से 8 बजे ही आया करेगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद एक क्लास आपका रात में 9 बजे साइंस का आता है, रेगुलर आता है, चौथी क्लास आने वाली है। तो अभी हम लोग फिजिक्स पे हैं, फिर इसके बाद केमिस्ट्री है, फिर बायो है। यह मत समझिएगा कुछ चीज़ें छोड़कर चल देंगे हम लोग, नहीं, सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो एक एक करके हम रात रात के लिए आपके लिए क्लास डिजाइन करते हैं कि बच्चों को एक दिन भी क्लास मिस ना हो। हमारी गला खराब हो गया है, नहीं देख रहे हो किस प्रकार से आवाज़ आ रही है थोड़ी सी लेकिन मैं एक दिन भी मिस नहीं करूंगा, आपको रेगुलर बेसिस पे चलिए। देखिए मैं नदी तक आ गया, मतलब समझ लो 21वें नंबर का क्लास है आपका केवीएस और सुपर टेट का। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे किसी एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे क्लासेस कब से कौन आते हैं, ठीक है ना। आप डेली बेसिस पे इसको 8 बजे फॉलो किया करिए। 8 से आपको ये देखना है कि आज दिन भर का क्लास जो आया है सर का देख लेना है बस। इतना मान के चलना केवीएस कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ मात्र जो है प्रीवियस ईयर का सेट उठाइएगा, फिर मिलाइएगा। क्या मैं उतना तक पहुंच गया हूं अपने आप में कि मैं सर का क्लास करने के बाद पहुंच पा रहा हूं उस लेवल तक? आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा जो आपका साथी हो, कहीं कोचिंग वगैरह करते हो तो। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र के नदी के तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हमारा तीसरा नदी अपवाह के दृष्टि से देखा जाता है, हिमालय का सबसे, मतलब कि एक तरह से नदी अपवाह में देखा जाए तो। पहला हमने सिंधु के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, फिर इसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। सिंधु फिर गंगा पढ़ा गया, फिर यमुना भी हमने आपको समझा दिया था। यमुना के बाद आप आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद 2 वीडियो और रह जाएगा। एक जो ऐसी वीडियो होंगी जिसमें पूरे के पूरी वैसी नदियां जो बहुत बार पूछी जाती हैं। उसके बाद वह सारी नदियां जो, मतलब कि एक वीडियो में आपका समझ लीजिए जो डेल्टा बनाने वाली नदियां होंगी उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, जो छूटी हुई हैं, जो इस साइड बहती हैं, और जो इस साइड बहती हैं यानी कि पूर्व पश्चिम की तरफ जो बहती हैं उसे गार्ज बनाने वाली नदियां कहते हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, तो उनका भी हम जिक्र कर लेंगे। तो याद रखना, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ नदियां का नाम दे देगा, आपसे बोल देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि गार्ज बनाती है, और 3 ऐसी नदियां उसमें से होंगे जो कि डेल्टा बनाने वाली नदियां होंगी, जो कि पूरब से, मतलब इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ बहती होंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती होंगी। तो इस तरफ तो नदियां बहने वाली हजारों मिल जाएंगी, बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी कंपेयर टू पश्चिम में बहने के लिए। जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, जैसे कि कुछ ही चुनिंदा नदियां हैं, आपको याद रख लेना है, बहुत सारी नदियां नहीं है जो कि घुमा फिरा के बस इसी नदियों के बारे में पूछता है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, पर नदी का टॉपिक खत्म होने दीजिए। आपका ये सतपुड़ा हमने समझाया था आपको। इस टॉपिक पे आते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ये आपका क्या है भाई? ये आपका विंध्याचल श्रेणी है, यह नर्मदा नदी घाटी है। इसके बाद यह सतपुड़ा श्रेणी है। फिर यह आपका ताप्ती नदी घाटी, जो ताप्ती नदी घाटी है तो इससे एक ताप्ती नदी बहती है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वह भी खंबात की खाड़ी, मतलब कि गार्ज ही बनाने वाली है। इसके बाद साबरमती नदी जो कि अहमदाबाद उसके तट पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो वह भी एक तरह से कह लीजिए कि कच्छ के रन के पास गिरती है, और वह भी गार्ज बनाती है, सीधा खड्ड में गिरती है। इधर से जितनी नदियां बहने वाली थी, जैसे सिंधु हो गया, सतलज हो गया, है ना, तो सतलज ही मुख्यतः कहिए, क्योंकि सतलज में ही अंततः सारी नदियां जो पंचनद वाली थी सबकी सब मिल जाती हैं। हमने बताया था सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यह बातें। ऊपर की 3 नदियों का जो पानी था 80% वह पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज करता है, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पाकिस्तान यूज करता है। यह सिंधु समझौता के नाम से जाना जाता है, यह भी मैंने बताया था आपको। यह थोड़े से ओवरव्यूज थे जो मैंने आपको बता दिया था, उसका मैंने आपको रिवीजन के तौर पे कराया। चलिए आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, देखिए अगर देखा जाए तो यह भी नदी भी हमारा तिब्बत में एक है, मतलब एक तरह से कह लीजिए तिब्बत में एक झील स्थित है बेटा, जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। भाई मानसरोवर झील
मानसरोवर के निकट ही, मानसरोवर झील के निकट ही एक जगह स्थित है चोमा लुंगडुंग। नाम याद रखेंगे, चोमा युंगडुंग, लुंगडुंग नहीं, चोमा युंगडुंग। क्या नाम है? चोमा, चोमा बहुत बार पूछा जाता है, चोमा युंगडुंग, युंगडुंग। इस जगह से ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है? निकलती है यहाँ से यह निकलती है और पूरे तिब्बत में विस्तार करते हुए हिमालय के पैरेलल चलती है 1100 किलोमीटर। कितने 100 किलोमीटर तक? 1100 किलोमीटर तक हिमालय के पैरेलल चलती है। क्योंकि आपको पता है यह एक ऐसी नदी है जो हिमालय के पार से एंट्री करती है, हिमालय को छेद कराती है भारत में। इस बात को भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय को छेदते हुए भारत में आती है। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय के उत्तर में बहती है, हिमालय के उत्तर में बहती है, लेकिन हिमालय को छेद कर, हिमालय को काट कर, हिमालय का नाला बनाकर तो एक तरह से फिर से हमारे भारत में एंट्री करती है। किस प्रकार से एंट्री करती है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो ये निकली कहाँ से? इस वाले क्षेत्र से निकली, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली। मानसरोवर ग्लेशियर से, मानसरोवर एक झरना कह लीजिए, ग्लेशियर कह लीजिए, वहां से निकलती है। निकलने के बाद लगभग 1100 किलोमीटर तक यह हमारे हिमालय के पैरेलल चलती है, बहती है। फिर उसके बाद इसका नाम कुछ आगे चलकर जो तिब्बत में इसका नाम पड़ता है, तिब्बत में लिख लीजिए, तिब्बत में जो इसका नाम होता है उसे कहते हैं सांगपो, सांगपो कहते हैं, या फिर कुछ लोग सांगपू कहते हैं, सांगपू कहते हैं, और कुछ लोग तसांगपो कहते हैं, तसांगपो। तो ये तीनों नाम आपको मिल जाए, तो तीनों नाम में से कोई एक भी मिल जाए तो आप समझ जाना वो ब्रह्मपुत्र का नाम है, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वो भारत में किस जगह कहते हैं ब्रह्मपुत्र, इसको सुनते हैं। चलिए, अब जैसे से आगे बढ़ता है तो इसका नाम दो पड़ता है। जैसे यह आया यहाँ पर, तो एक यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, हमने बताया था कि हिमालय का पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। तो तिब्बत के जो नामचा बरवा है ना यहाँ पर, उसको यह काटती हुई भारत में एंट्री कर जाती है। भारत में जब एंट्री करती है, भारत में जब यह एक तरह से इसका अपोहा तंत्र बहने लगता है, तिब्बत में जो एक तरह से जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका नाम हमने बताया, आपका क्या नाम बताया हमने? नामचा बरवा। नामचा बरवा को काट कर जब यह आने लगता है भारत में, तो यह किस जगह से आता है? यह बहुत बार पूछा गया है। तो दिहांग या फिर दिवांग कहा जाता है, सियांग या फिर दिहांग कहा जाता है। याद रखेंगे, सियांग सियांग या फिर दिहांग। देखिए, दिहांग और दिव्यांग, आप नाम थोड़ा सा कंफ्यूज न होंगे। दिवांग नाम से एक जिला है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यह पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का हमारा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है एक हमारा नागालैंड राज्य है। नागालैंड के जस्ट नीचे पड़ता है मणिपुर, फिर यह मिजोरम वाला क्षेत्र है, फिर यह हमारा त्रिपुरा है, फिर इधर पूरा आसाम है और यहाँ पर मेघालय है। तो ये चीज़ें मैंने आपको भारत के परिचय में कराया था। तो यह अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है दिहांग के नाम से, दिहांग या फिर दिवांग के नाम से वह नदी। याद रखना, इस नदी को दिहांग और सियांग कहाँ पे कहते हैं? दिहांग और सियांग कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। और दिवांग एक जिला है, वहां से एंट्री करता है हमारे भारत में। जैसे ही एंट्री करता है फिर आगे इसका अपवाह तंत्र बहते रहते हैं। इसमें कुछ दो चार नदियां मिलती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? ब्रह्मपुत्र तब नहीं कहते हैं कि जैसे ही असम में आ गई। इसमें दो नदियां मिल जाती हैं, क्योंकि 1100 किलोमीटर तक चलने के बाद जब यह हम हिमालय श्रेणी को काट कर यह हमारे भारत में एंट्री करती है, तो इसमें एक तरह से कैनोपी के आकार का यह आकृति बनाती हुई है, खड्ड बनाती है, काट देती है उसको। वहाँ जैसे कहते हो ना आप कि भारत में पास बन गया, एक दर्रा बन गया। तो दर्रा कह लीजिए, ज़्यादातर नदियों के काटने से भूस्खलन वगैरह आने लगते हैं, नीचे के कुछ पहाड़ी सरक जाते हैं, कुछ दूर दूर हो जाते हैं, तो वह एक तरह से कह लीजिए प्राकृतिक का रूप से निर्माण होता है उसका। तो वह एक तरह से रूप बना लेता है वह किसका? आपका एक तरह से दर्रे का। यह चीज़ें आप दिमाग रखेंगे। तो सियांग और दिहांग कहाँ पे जाने जाते हैं? दोनों को हम जानते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में इसके नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, पासी घाटी, एक पासी घाटी पड़ता है जो कि असम में पड़ता है। पासी घाटी के निकट जब ये पहुंचती है, जैसे ही असम में आ गई, एक पासी घाटी है, पासी घाटी लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, पासी घाटी। पासी घाटी के निकट ये जब पहुंचती है तो ये पूरा एक तरह से भंवर बनाती है। भंवर मतलब कि पूरा एक तरह से घूम जाती है, मतलब पूरा इधर से भी अधर से भी पानी आके आगे मिल जाता है, मतलब बाढ़ की स्थिति आ जाती है एक तरह से कह लीजिए। पानी मतलब वहाँ रुकना इतना ज़्यादा मतलब दुश्वार हो जाता है। लोग जो घर बनाए हुए होते हैं
असम में, वो लोग का घर जो होता है बेटा इस प्रकार से होता है भाई। कैसे? यहाँ पर बम्बू लगा होता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये घर बनाए हुए होते हैं, जिससे कि जब उनको डर डर होता है कि जब भी नदी आएगी ब्रह्मपुत्र, गर्मी ठंडी के दिन में ज़्यादा तौर पे, जो ठंडी के दिन में बर्फ ज़्यादा हो जाता है हिमालयों में, तो ग्लेशियर से पानी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर मतलब ठंडी के दिनों में क्यों? ठंडी के दिनों का कारण यही है कि जो ऊपर जितने ऊपर से नदियाँ आएंगी उसमें पानी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि ऊपर बर्फ जम जाता है। गर्मी के दिनों में तो जमा ही ना, वैसे तो वर्ष भर जमा रहता है, लेकिन ठंडी के दिनों में और ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिल जाती हैं, और ग्लेशियर से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लगता है। जितने तेज़ी से वो कटान करेगा वहाँ पे पानी की मात्रा और बढ़ने लगेगी। तो पानी ठंडी के दिनों में ज़्यादा हो जाती है। अक्सर ठंडी के दिनों में यहाँ पर कह लीजिए कि बाढ़ देखने को हमको मिल जाता है। तो पासी घाटी के नज़दीक जैसे ही ये पहुँचती है तो यहाँ पर दो नदी इससे मिल जाती हैं। पासी घाटी के नज़दीक जैसे पहुँचती है तो पहले तो दो नदी इसमें मिलती है। उन दोनों नदियों का नाम याद रखेंगे, एक का नाम क्या है दिबांग, और एक का नाम है लोहित, जो कि बाएं तट से दो सहायक नदियां हैं। दिबांग जो मैंने बताया ना आपको, दिबांग जिले में आती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग कहिए चाहे दिबांग कहिए, तो दिहांग नदी एक अलग से आके, और एक तरह से कह लीजिए उसमें एक और नदी है जिसका नाम हमने लोहित बताया। तो बाएं तट से मतलब बायां किधर होगा भाई? इधर से नदी इधर से आ रही है ना, देख रहा नदी इधर से आ रही है, तो इसका बायां किधर हुआ? इधर मुड़ी, तो बायां किधर हुआ भाई? इसका बायां नीचे की तरफ हुआ। तो यानी कि दिहांग और दिबांग नदी इधर से आकर इसमें जब मिलती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है असम ब्रह्मपुत्र के नाम से, असम में। तो लिख लेना दिहांग, वही दिहांग आपका, और एक लोहित। लोहित नदी के मिलने के कारण इसको हम किस नाम से जानने लगते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ भी दिया गया? किस नदी से मिलने के बाद दिया गया दिहांग में? तो बताएंगे दिहांग नदी खुद, मतलब दिवांग नदी कहिए चाहे दिहांग कहिए, तो दिवांग में दिहांग नदी और लोहित नदी जब मिल जाते हैं तो असम में एंट्री उसका चालू हो जाता है। असम में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब असम में एक है पासी घाटी, उस पासी घाटी के चारों तरफ एक तरह से भंवर बना लेती है। जब भंवर बन जाता है तो उस भंवर को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, उस भंवर को माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। वो माजुली द्वीप एक तरह से पूरे नदी का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है। नदी द्वीप होता है, यह बहुत बार पूछा गया है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी द्वारा पहनाया जाता है और कहाँ पे स्थित है, किस जगह स्थित है? देखिए नदी द्वीप जो माजुली आप बता रहे हो ना, माजुली खुद एक जिला है। माजुली खुद एक जिला है, कहाँ का? असम का। तो वहीं पर यह चीज़ें बनने को हमको मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। और जब वहाँ पे ऐसी स्थिति पनपती है तो उसके पहले ही वहाँ के लोग सचेत हो गए होते हैं। क्यों वो इस वजह से सचेत हो जाते हैं कि भाई हर साल की बात होती है, एक साल की तो बात होती नहीं है। जैसे कि जापान में देखो, हमेशा वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहाँ पे लोग अक्सर लकड़ी के घर बना के रहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी स्थिति पनप जाती है, हर साल पनपती है, जिससे लोग को एक तरह से वाकिफ होना जरूरत नहीं है। लोगों के मन में एक भय बना ही रहता है कि इस डेट मतलब इस समय पूरे के पूरे जो नदी है उफान में आएगी और हमारे जो घर हैं सबको ले जाएगी, डुबा लेगी। तो पहले से लोग सचेत होते हैं, लोग ऊंचे ऊंचे तक बल्लम गाड़ देते हैं, उस पर घर बनाते हैं, है ना। तो जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा नुकसान तो करती है, मतलब जो गाय व जो भी चीज़ें उनकी रहती हैं, चीज़ों को उन्होंने एक तरह से ऊंचे ऊंचाइयों पर रखकर नीचे अपनी बांस का पूरा टीले के नुमा बना लेते हैं और इसके ऊपर घर बनाते हैं। तो यह वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी के डर के कारण लोग बांस पे रहने लगते हैं, बांस के ऊपर घर बना के रहते हैं, किस राज्य के लोग, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी से डरकर किस राज्य के लोग बांस के ऊपर घर बना के रहते हैं? तो बता देना तंबू के जैसा बांस बनाकर, तो बता देना, या फिर पिलर जैसा बांस बनाकर, तो बता देना असम, है ना। ये बाढ़ किसके कारण आता है? इस माजुली के कारण आता है, माजुली द्वीप के कारण आता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ सहायक नदियों के नाम लिख रहा हूँ, आप उसको याद रखेंगे। पूछा जाता है बहुत बार। देखिए पूरे अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर तो कहने पे है। और पूरे अगर भारत में मैं बात कर लूँ, पूरे सबसे लंबाई के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो गंगा बताओगे, लेकिन पानी के अपवाह के दृष्टि से मैं बात करूँ, मतलब कि किसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से पानी है, यह कह लो, मतलब कहते हो ना स्क्वायर लीटर, मतलब कितना ज़्यादा पानी इसमें है।
तो अपवाह के दृष्टि से मतलब कितना ज़्यादा विस्तार है इसमें, कितने लीटर तक पानी है, तो इस तरह से कह लो, जैसे देखते हो ना 5 लीटर का डब्बा और 2 लीटर का डब्बा, तो 2 लीटर में पानी कम आएगा, लेकिन अगर उसको दो जोर से ऐसे गिरा दो तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई रहने के बावजूद भी उसमें पानी कम होता है कंपेयर टू ब्रह्मपुत्र के। तो ब्रह्मपुत्र को सबसे बड़ा, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, अपवाह के दृष्टि से सबसे बड़ा नदी कहते हैं भारत का, और सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं, गंगा को कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसकी लंबाई तो होती है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में मात्र कितने 100 किलोमीटर तक यह रन करती है, 910 किलोमीटर तक। याद रखना 910 किलोमीटर तक ही भारत में यह प्रवाह क्षेत्र अपना लेके आती है, इस बात को याद रखेंगे। इतनी चीजें। अब कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी लिख लीजिए फटाफट। सुबनसिरी, जिया भरेली, ये बस ऐसे ही पूछेगा आपसे, तो याद रखना सुबनसिरी सुबनसिरी, जिया भरेली, जिया भरेली, सुबनसिरी, जिया भरेली। जो सुबनसिरी और जिया भरेली है ना, ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, इसको आप याद रखना है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी देखते हैं जो कि कहाँ से निकलती। तीस्ता नदी की कहानी मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि तीस्ता नदी के बारे में पूछा जाता है। तो तीस्ता नदी, इसका जो उद्गम स्थान होता है सिक्किम राज्य से होता है। सिक्किम राज्य से स्थित चोलम झील एक है, यहाँ सिक्किम से देख रहे हैं तीस्ता नदी, तो यहीं पर स्थित है चोलम झील। वो पहले से ही एक तरह से तिब्बत से ही आता है, तिब्बत के पास स्थित है चोलम झील, वहां से स्थित है, वहां से निकलता है। कभी एक प्रश्न पूछ लिया गया था UPTPL-SC में कि भाई इसकी कितनी ऊंचाई, सबसे ज्यादा ऊंचाई से आने वाली वह नदी जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसका नाम बता दो। तो तीस्ता नदी, इसकी ऊंचाई पूछा गया था 7000 मीटर, याद रखेंगे 7000 मीटर इतनी ऊंचाई से आती है, और वह जाके फिर गंगा नदी में, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। वो भी बांग्लादेश में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र में, इस बात को याद रखना। जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है वो जाकर कहाँ मिलती है, जब ये मिल जाती है तो उसको जमुना के नाम से जानने लगते हैं हम। किस नाम से जानने लगते हैं, जमुना के नाम से जानने लगते हैं। और जो तीस्ता है ना, इसकी एक और सहायक नदी है, तीस्ता की एक सहायक नदी जो बहुत बार पूछा जाता है आपसे, रंगीत। क्या नाम है, रंगीत, संगीत नहीं, रंगीत, याद रखना ठीक है, रंगीत याद रखना, रंगीत नाम इसका, सहायक नदी का नाम क्या है, रंगीत। और यह जो रंगीत है ना, ये किस ग्लेशियर से निकलता है बता देना, ये संतोष करके ग्लेशियर एक है, वहां से निकलता है ना, संतोप या फिर रंगोप, ऐसे कुछ संतोप करके है, तो संतोप ग्लेशियर से निकलता है, याद रखना संतोप ग्लेशियर से ये निकलता है रंगीत। रंगीत सहायक नदी है तीस्ता का। तीस्ता कहाँ से निकलता है, सिक्किम से निकलता है, सिक्किम से आता है। और बांग्लादेश में ये किससे मिल जाता है भाई, ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। तो याद रखना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा धुबरी पट्टी। तो आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। 7000 मीटर, ये सारी चीजें हो गई, नोट करते चलिएगा फैक्ट। अब देखिए मैंने बताया सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, याद रखिए सुबनसिरी, जिया भरेली, तीस्ता और धनसिरी भी लिख लीजिए, धनसिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धनसिरी नदी। और इसकी सहायक नदियां कुछ और हैं, जैसे क्या क्या हो गया, सुबनसिरी, जिया भरेली, तीस्ता और एक धनसिरी। इसके बाद और बहुत सारी नदियां हैं, पुथी करके है, पुथीमारी, हाँ पुथीमारी नदी है। इसके बाद पगलादिया, पगलादिया, पुथीमारी, पुथीमारी, पगलादिया, पगलादिया, पगलादिया। इसके बाद और बहुत सारी, जैसे कि कपिली, कपिली और एक मानस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानस और कपिली दोनों लिखिएगा, कपिली, कपिली और मानस, ये इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। क्योंकि हमें पता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तभी बनेगा जब उसके सहायक नदियों से मिलेगा वो अपने, तब जाके सब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनेगा। इस वजह से इसके बारे में मुझे पढ़ना है पूरा, यह चीज़ें हो गई, आपको याद कर लेना है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सेशन बहुत लंबा जा रहा है, छोटी सी बात सर बहुत घुमा फिरा के बताते हैं, तो मैं घुमा फिरा के तो बताना ही नहीं चाहता आपको, लेकिन अगर आपको बस रट लेना है कोई चीज़, तो आप वो चीज़ तो लूसेंट भी आपके लिए पर्याप्त है, हम समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें पढ़ने के लिए लूसेंट भी पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं प्री के साथ साथ किसी एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाऊँ, या फिर मुझे ज्योग्राफी बस एक बार ही पढ़ने पड़े, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही सफिशियंट है, मोस्ट सफिशियंट, मतलब कि समझ लीजिए इससे मस्ट है ये क्लास। अगर आप इतना देख रहे हो ना, चाहे सुपर टेट हो, चाहे KVS हो, चाहे DSSB हो, चाहे PCS ही क्यों ना हो, आप उसको भी फोड़ोगे, बहुत अच्छे अंक लाने का पूरा
पूरा प्रयत्न करोगे आप, अगर इस क्लास को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लो तो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह नदी जो है कहाँ से बांग्लादेश में एंट्री करती है हम बताते हैं। कहाँ तक हम आ गए थे, माजुली द्वीप तक आ गए थे। इसके बाद धुबरी पट्टी एक पड़ती है। धुबरी एक शहर है, धुबरी एक शहर है, पश्चिम की ओर बहती है, और धुबरी एक शहर है और धुबरी एक नदी भी है, यह समझ लीजिए। धुबरी एक नदी भी है और धुबरी एक शहर भी है। कहाँ पे बहती भाई, मतलब कि यहाँ पर धुबरी, इसके पश्चिम की तरफ, अगर पश्चिम की तरफ मैं बात करूँ तो मतलब कि ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, तो इसके इस साइड पश्चिम की तरफ धुबरी एक शहर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है, एक धुबरी शहर है। और तत्पश्चात गारो की पहाड़ियों को ये काटती हुई, जो धुबरी शहर है, धुबरी शहर इसके किनारे स्थित है, फिर ये क्या करती है, तत्पश्चात गारो के, क्योंकि आपको पता है भाई गारो खासी जयंतिया है, तो सबसे लास्ट वाले ही पहाड़ी को काटेगा, जो यहाँ पे मालदा गैप द्वारा अलग होता है आपके राजमहल हिल्स से। राजमहल हिल्स से मालदा गैप द्वारा अलग होता है आपका, ये गारो गैप के नाम से जाना जाता है ना, राजमहल गारो गैप। तो वहीं पे यह क्या काम करता है, ब्रह्मपुत्र जो है इस गारो को काटते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है। तो बांग्लादेश में एंट्री कहाँ से करता है, यह बात आप याद रखेंगे, गारो पहाड़ी से मुड़ जाता है दक्षिण की ओर मुड़कर, यह धुबरी के पास, याद रखेंगे धुबरी के पास से यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है। तो जगह का नाम याद रखेंगे धुबरी, और कहाँ, किस पहाड़ी को काटता है, गारो पहाड़ी को काटता है। जैसे ही यह आता है बांग्लादेश में, जमुना से मतलब तिस्ता से मिलता है, तो तिस्ता से मिलने के तदोपरांत जैसे ही तिस्ता से मिलता है और कई सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है, जमुना, यमुना नहीं। तो याद रखना बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, जमुना के नाम से आते हैं। अब यही जमुना जब आगे बढ़ने लगती है तो चंदापुर एक जगह है बांग्लादेश में ही, चंदापुर जगह में जैसे मिल जाती है, तो एक नदी आती है इधर से भैया, सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा नदी। गंगा नदी जैसे ही मिलती है इसमें, तो उसके संयुक्त धारा के साथ बहुत सारी नदियां मिलती हैं, छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। तो याद रखना यही मेघना जो है पूरे रूप से इस बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसी बंगाल में मेघना नदी द्वारा बनाया जाता है। और यही मेघना नदी के किनारे ही सुंदरी वन पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि जो लाइकाइन पानी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए सैलाइन पानी, लाइकाइन नहीं, सैलाइन पानी है, जिसे हम कहते हैं कि नमक घुला हुआ, तो इस वाले क्षेत्र का है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि पानी की सिर्फ बात किया गया है, और सबसे सैलाइन तो आपको पता है नमकीन पानी भाई मृत सागर का है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे, बस इतना था आपके इस टॉपिक में। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ ऐसी नदियाँ जो आपको जानना ही चाहिए उसके बारे में, फिर उसके बाद मैं मतलब कि पूरब, मतलब समझ लीजिए पूरब में बहने वाली नदियों का मैं पूरा जिक्र करूँगा बोर्ड पे लिखकर, जिसमें कि यह देखने को मिलेगा आपको कि जो पूरब बहने वाली हैं, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, उसके क्या क्या फैक्ट हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मुझे पढ़ना है, जो पूछ लिया जाता है, सुपर टेट में कई बार पूछा है, KBS में भी पूछा है। तो इस तरह से अनेक जगह पूछे। फिर इसके बाद एक वीडियो बचेगा जो कि हम पश्चिम में बहने वाली जो गार्ज बनाती है उसका वीडियो लेकर आएंगे। 2 वीडियो और आएगा। इसके बाद हम सीधा चलेंगे घाटियों के ऊपर, घाटियों से फिर दर्रे के ऊपर, दर्रे से फिर आपका जो एक बहुत बड़ा रूप में हमको देखने को मिलेगा आपके जैसे कि वन क्या बोलते हैं उसको, जो आपके राष्ट्रीय वन वगैरह हैं, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।